मामा माणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आज हम सबके मध्य मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हरिमोहन जी एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मामा माणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष आदरणीय दीपक सचेती जी। आप तीनों सम्माननीय अतिथियों को सादर मंच पर लाने के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक राजीव अग्रवाल जी और सह संयोजक रवि उपाध्याय जी से आग्रह करता हूं कि अतिथिगण को सादर मंच पर लाएं। पत्रकारिता सम्मान की दृष्टि से जो चयन समिति का निर्माण हुआ था, उस समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला योग प्रभारी श्री दिनेश चाकणकर जी से भी आग्रह है कि आप भी कृपया मंच पर आएं। मां भारती और देवर्षि नारद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आप कार्यक्रम का शुभारंभ करें, ऐसा आप सभी से आग्रह है। सम्माननीय अतिथियों से आग्रह है दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें और करुणा सक्सेना जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम सांध्य दीपम नमोस्तुते। मां सरस्वती का आह्वान करते हैं। शब्द झनकृत सांस में सुर शब्द झनकृत सांस में सूर्य और हृदय में साधना शारदे माँ मुझको वर दे शारदे माँ मुझको वर दे कर सकूं आराधना। शब्द झनकृत सांस में सूर्य और हृदय में साधना भाव अर्पण गीत अर्पण और अर्पित छंद है। भाव अर्पण गीत अर्पण और अर्पित छंद है। माँ तेरे चरणों की रज में अर्थ के मकरंद है। ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो यही है प्रार्थना। शारदे माँ मुझको वर दे शारदे माँ मुझको वर दे कर सकूं आराधना। शब्द झनकृत सांस में सूर्य और हृदय में साधना। एक अभिलाषा है मन की वाणी का विस्तार हो कर सकूं कीर्तन तुम्हारा दीप्ति का संचार हो। चेतना अवचेतना में चेतना अवचेतना में तुम रहो है कामना। शारदे माँ मुझको वर दे शारदे माँ मुझको वर दे कर सकूं आराधना। शब्द झनकृत सांस में सूर्य और हृदय में साधना। शब्द झनकृत सांस में सूर्य और हृदय में साधना। धन्यवाद आदरणीय करुणा जी। मंचासीन सम्माननीय अतिथियों के विस्तृत परिचय हेतु
मैं गोपाल लालवानी जी से आग्रह करता हूं कि समस्त मंचासीन अतिथियों का आप परिचय प्रस्तुत करें। गोपाल जी। धन्यवाद राजेश। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका व्यक्तित्व बहुआयामी है। आप साहित्यकार हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, स्वतंत्रता लोकतंत्र के सेनानी हैं। आप राजनीति में सक्रिय व्यक्तित्व हैं। 4 बार लगातार झांसी से विधायक रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक हैं और हिंदी भाषा के सेवा में सतत लीन हैं। आपके विशेष प्रयासों से विश्व के 160 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी के पठन पाठन को विशेष स्वीकार्यता उपलब्ध हुई है। कोरोना काल जैसी आपदा के समय आपने हिंदी साहित्य भारती जैसी संस्था का सृजन किया और उसके माध्यम से 35 देशों में आपने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विशेष भूमिका निभाई है। आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। आपने 2 बार कल्याण सिंह जी के साथ और 1 बार सुश्री मायावती जी की सरकार में अलग अलग मंत्रालयों का कार्यभार संभाला है। अतिथियों में हमें मुख्य अतिथि के रूप में प्राप्त हुए हैं हरिमोहन शर्मा जी। आपकी जो यात्रा है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी लंबी रही है। आपका जन्म डबरा में हुआ, उसके बाद शिक्षा ग्वालियर में हुई, विज्ञान महाविद्यालय से आपने स्नातक किया और एमएलबी से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करी। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय भूमिका में रहे। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ से आप जिला सचिव और विभाग प्रमुख रहे। आपके पास ग्वालियर दतिया का दायित्व रहा। पत्रकारिता की यात्रा ग्वालियर स्वदेश से शुरू हुई। उसके बाद आप भोपाल गए, सांझ स्वदेश के संपादक रहे। भोपाल स्वदेश, रायपुर स्वदेश में आप संपादक बने। वर्ष 2000 में आप दैनिक भास्कर से जुड़े और आपने हिसार में दैनिक भास्कर की लॉन्चिंग कराई। तत्पश्चात आप उदयपुर भास्कर में रहे, 13 संस्करणों के अप कंट्री हेड रहे और जयपुर में 2 वर्ष तक भी अप कंट्री हेड रहे। 2006 से 9 तक ग्वालियर दैनिक भास्कर के संपादक रहे। तत्पश्चात भोपाल में 2009 से 2010 तक आप यहाँ पीपुल्स समाचार पत्र के संपादक रहे। तत्पश्चात आप सतत अध्ययनशील हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री दीपक सचेती जी। आप जाने माने समाज सेवी हैं। आप मामा माणिक चंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष हैं, क्रीड़ा भारती के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और पर्यावरण गतिविधि का संयोजक हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी। मंचासीन अतिथियों के इतर हम सबके मध्य देवेंद्र गुर्जर जी भी उपस्थित हैं। मैं आपकी भी उपस्थिति सदर स्वीकार करते हुए आपका परिचय देना चाहूंगा। श्यामलाल पांड्या महाविद्यालय में आप अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं। साथ ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दृष्टि से ग्वालियर विभाग कार्यवाह के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मंचासीन अतिथियों का परिचय भी हुआ, लेकिन उनका स्वागत करना भी हमारा दायित्व है और आपके स्वागत के पूर्व में चंद पंक्तियां आप सभी अतिथियों के सम्मान में कहना चाहूंगा। अतिथि देव बन आप पधारे, अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आए हैं सहज लुटाते प्यार, साधन कम पर भाव असीमित, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। सम्माननीय अतिथियों में
आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी के स्वागत के लिए मैं प्रवीण दुबे जी से आग्रह करता हूं कि वे आए। डॉक्टर रविंद्र जी को शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत करें। इसकी आवाज ज्यादा हो गई है, कम कर दो। उपस्थिति की तुलना में करतल ध्वनि कम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हरिमोहन शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं कार्यक्रम के संयोजक राजीव अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि वे श्री हरिमोहन शर्मा जी का स्वागत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मामा माणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री दीपक सचेती जी के स्वागत के लिए मैं कमल मिश्रा जी से आग्रह करता हूं वे आए और आदरणीय दीपक जी का स्वागत करें। आपकी करतल ध्वनि का साथ अपेक्षित है। आज के कार्यक्रम में कुछ पत्रकारों का सम्मान भी होना है और उनके सम्मान के लिए जो चयन समिति गठित हुई थी उस समिति के अध्यक्ष के रूप में मंचासीन है श्री दिनेश चाकणकर जी। आपके स्वागत के लिए मैं कार्यक्रम के सह संयोजक रवि उपाध्याय जी से आग्रह करता हूं, आए और दिनेश जी का स्वागत करें। करवाने बोल दो बेटा, मेरा फोन कम बेस करना। कार्यक्रम में एक अनूठी प्रस्तुति के लिए हम सबके मध्य मॉडल डीडी नगर सीएम राइज विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आएं और अपनी अनूठे अंदाज में गणेश वंदना की प्रस्तुति हम सबके समक्ष दें। आवाज वहां से हो जाएगी।
मुझे लगा कहना नहीं पड़ेगा, आप समझ गए। गणपति वंदना के साथ एक अनूठा संदेश, करें योग तो रहे निरोग। कल जब कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा था तो दिनेश जी ने कहा सरस्वती वंदना के साथ गणपति वंदना भी करवा लेते हैं। तो हम सब ने कहा ठीक है, सहज भाव से लगा गणपति वंदना जैसे होती है वैसी होगी, पर जिला योग प्रभारी के रूप में उन्होंने ऐसा कहा था, ये अभी पता चला। धन्यवाद। और दोनों यहीं आ जाए, आपके लिए एक उपहार भी है। मैं आदरणीय डॉक्टर रविंद्र जी से, हरिमोहन जी से, दीपक जी से आग्रह करता हूं कि आप दोनों को उपहार देकर सम्मानित करें। जो संदेश आपने दिया है वो हम सभी स्वीकार करेंगे। निश्चित रूप से योग करके निरोग रह सकते हैं। आप सभी का साथ तालियों के रूप में मिले। दोनों विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होगा। आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना, कार्यक्रम का हेतु, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मैं कार्यक्रम संयोजक राजीव जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं और कार्यक्रम प्रस्तावना प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच या उपस्थित वरिष्ठजन व पत्रकार साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देवाशीर्णम च नारदम। यह आयोजन उन्हीं की जयंती को समर्पित है। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सब एक ऐसे उत्सव में एकत्रित हुए हैं जिसका हम सबको बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। यह आयोजन प्रतिवर्ष देवर्षि नारद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मामा माणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में दो ऐसी ऋषि तुल्य विभूतियों के नाम जुड़े हुए हैं जिनके नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहद आदर और सम्मान के साथ लिए जाते हैं। महर्षि नारद जी को तीनों लोकों का संवादवाहक कहा जाता है। इस दृष्टि से वह ब्रह्मांड के पहले पत्रकार माने जाते हैं। वहीं मामा माणिकचंद वाजपेयी ने भी अपने जीवन में ऐसी पत्रकारिता के आयाम स्थापित किए जिन्हें कभी नहीं बुलाया जा सकता। न्यास के इस आयोजन की शुरुआत वर्ष 2006 में हुई। एक छोटे समारोह के रूप में हुआ ये आयोजन आज बड़े स्तर पर है, जो 17वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। हमारी पत्रकार टोली के सतत सहयोग और वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन से यह आयोजन हो पा रहा है, जिसमें श्रेष्ठतम पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पत्रकार टोली ने एक चयन समिति बनाई थी जिसने एक एक वर्ग के सम्मानित व्यक्ति के लिए बहुत मेहनत की। उसके बाद हमने 14 श्रेणियों में यह नाम तय किए हैं। पहले यह 9 श्रेणियों में सम्मान हुआ करता था, जिसमें 5 श्रेणियों में वृद्धि की गई है। साथ ही आयोजन को समान बनाने के लिए प्रत्येक सदस्य को दायित्व देने के लिए कई बैठकें आयोजित हुई। बैठकों का ही परिणाम है कि सदस्यों के सुझाव और सहयोग के कारण कार्यक्रम में सफलता प्राप्त करता दिखाई दे रहा है। मैं इस मंच से भरोसा दिलाता हूं कि सभी लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा।
तो अगले वर्ष आयोजन और भी विराट रूप में आयोजित किया जाएगा। तो धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। मंचासीन अतिथियों के उद्बोधन की श्रृंखला को आरंभ करें। इसके पूर्व कुछ सूचनाएं हैं। उद्बोधन के दौरान आपके मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर रहें, ऐसा आग्रह है। आपको एक पर्ची, एक स्लिप दी गई होगी, उसमें अपेक्षित विवरण लिखकर कार्यक्रम समाप्ति के बाद स्वल्पाहार के दौरान स्वल्पाहार स्थल पर कुछ बॉक्स रखे हैं, आप उनमें वो पर्ची डाल देंगे। उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हरिमोहन जी से वे आएं और आज के अवसर पर संवाद की श्रृंखला को आरंभ करें। राष्ट्रीय अस्मिता पत्रकारिता इस विषय पर अपना उद्बोधन दें। मुझे लगा कि काउंटर से शुरू होगा। मंच पर उपस्थित माननीय शुक्ला जी, दीपक जी, सम्मानीय अतिथि और सम्मानित सदन, इसकी आवाज कुछ ठीक आ रही है? मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है आवाज। ठीक है। मैंने जब ये मुझे निमंत्रण, इसका आमंत्रण मिला तो मैंने पूछा आयोजकों से, मैंने कहा इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बताया कि साहब ये जो कार्यक्रम होता है इसका उद्देश्य है कि हम जितने पत्रकार साथी हैं उनको साल भर के लिए रिचार्ज करना होता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से बात शुरुआत करते हैं। मैं पिछले दिनों भी हरियाणा में काम कर रहा था, 6-7 महीने मुझे काम करते हुए इतना अचानक फरवरी या मार्च के महीने में मेल प्राप्त हुआ मुझे, और मेल में बहुत सारे विवरण थे, HR की ओर से आया था वो। उसमें लिखा था कि आपके स्टाफ के बारे में क्या क्या काम कर सकते हैं और उनको कैसे, उनका इंक्रीमेंट बढ़ाने का टाइम था तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें अंकुश लगाया और ये बताने का प्रयास किया कि मतलब इनको नकारा साबित करो कैसे भी पत्रकारों को। तो मैंने उसको एक दूसरा मेल डाला HR को मैंने, उसमें लिखा था एक महिला बाजार गई, उसने एक तोता खरीदा बोलने वाला, घर लेकर आ गई। घर लेकर आई तो उसने अगले दिन नहीं, तोता कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर वो पहुंची दुकानदार के पास, उससे कहा कि आपका तोता बोलता नहीं है। तो उसने, दुकानदार ने कहा कि मैडम आपके पिंजरे में शीशा लगाया क्या? उसने कहा नहीं, तो शीशा लगा दो। उसने एक शीशा लगा दिया। अगले दिन फिर गई, बोले आपका तोता नहीं बोला। उसने कहा आपने इसमें झूला डाल दो, झूले पर तोते को बहुत अच्छा लगता है। तो झूला डाल दिया गया, तोता फिर भी नहीं बोला। तीसरे दिन फिर गई, उसने कहा इसमें आपने ऐसा करो सीढ़ी लगा दो, तोता सीढ़ी पर चढ़ेगा उतरेगा, उसको अच्छा लगेगा और वो बातचीत करेगा। उसने ये भी प्रयास किया। चौथे दिन तोता मर गया। मरने के बाद वो महिला फिर गई, बोले आपका तोता मर गया। उसने कुछ नहीं बोला क्या? बोले बोला था। उसने कहा कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या? तो मैंने ये मेल डाला तो वहाँ से उस मैडम ने मुझे वापस किया एक मेल दोबारा से, और वो लिखती है उसमें स्टोरी ये थी कि एक छोटा बच्चा एक दुकान पर गया और दुकान पर जाने के बाद उस बच्चे ने कहा एक मुझे फ़ोन करना है दुकानदार से। उसने कहा कर लो भाई। फ़ोन करने लगा। उसने फ़ोन लगा के पूछा अपनी मालकिन से कि मैं फलाना बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ काम करूँ। तो इस बीच में उस महिला ने कहा उससे कि हमारे पास ऑलरेडी एक आदमी बच्चा काम करता है। उसने उसको कहा कि मैं आपका पार्क साफ कर दूंगा, सारा गार्डन साफ कर दूंगा। महिला बोली नहीं, वो ये काम कर लेता है। मैं आपकी गाड़ी धो दूंगा। उसने कहा वो भी कर लेता है। मैं आपका बागवानी कर दूंगा, उसने ये कर लेता है। काफ़ी सारे सवाल किए। वो महिला बार बार कहती रही हमारे पास लड़का है और वो ठीक काम करता है, उसको काम करने दो। तो चलने लगा लड़का वापस। तो उस दुकानदार को लगा शायद नीडी पर्सन है। उसने उसको बुलाया और कहा कि बेटा तेरे को काम चाहिए? उसने कहा नहीं अंकल, मुझे काम की आवश्यकता नहीं, मैं तो अपना फीडबैक ले रहा था कि मैं ठीक काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही हमारे पत्रकार साथियों को भी कुछ विचार करना चाहिए अपने मसले पर कि हम लोग ठीक काम कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ये विचार जब मेल आया तो उसी बीच मेरा ट्रांसफर ग्वालियर हो गया। मैं ग्वालियर आया तो मैंने दिमाग में कीड़ा काटा था कि पता करूँ पत्रकारों के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तो मैंने अपने स्टाफ से बात करके एक टीम बनाई और उसमें उनको काम सौंपा। उसमें 10 राजनेता, 10 ब्यूरोक्रेट्स और 10 पत्रकार साथी जो हमारे दफ्तर में काम करते थे, सबसे कुछ सवाल पूछने के बाद उनका फीडबैक लिया। जब मैं चेक कर रहा था उसमें केवल सब में नेगेटिव थॉट थे, सबने पत्रकारों की आलोचना की। केवल एक महिला थी, उसने लिखा, एक पत्रकार की पत्नी ने कहा मेरे को अपने पति का काम बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उससे पूछा, लड़की जिसने उसका बात की थी, मैंने कहा इसके कौन है? नाम बताया, फलाना पत्रकार है। मैंने कहा ये घर जाके इससे बार महिला से बात करो, ये पत्रकार की तारीफ क्यों कर रही है?
वो गए तो उसने पूछा भाई आपको काम क्यों लगता है अच्छा पति का, तो उसने महिला ने कहा कि देखिए जब हमारे पास गाड़ी आती है हमारे मोहल्ले में तो हमको अच्छा लगता है कि हमारे पति का मान सम्मान है, और हम लोग रहने वाले वो बोड़ापुर के पास की सलाम थोड़ा पिछड़े इलाके की महिला थी तो उसको अच्छा लगा। वो महिला दिल्ली की रहने वाली थी, तो तब समझ में आया कि मतलब 9 लोगों ने कहा, जब उसका निष्कर्ष निकला तो एक लाइन में निकल कर आया कि हम लोग पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। ये उसकी मतलब थॉट विचार निकल कर आया, पत्रकारों के बारे में समाज क्या सोचता है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि नारद जयंती है और इस पर आत्मसमीक्षण निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं या विचार करने के लिए खड़े हुए, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम तो बहुत मान के चलते हैं कि हम चौथा स्तंभ में, इसका भारतीय इसमें जो 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी ख्याति मानते हैं, लेकिन आम जनता हमारे बारे में क्या सोचती है। अब जो चुनौतियां आने जा रही हैं लगातार राष्ट्रीय परिवेश में, वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास है विदेशी पूंजी वाली, कि जो हालात हो रही है सारे देश में कि कैसे कैसे मीडिया पर एकाधिकार हो जाए। अब एक अखबार 35-40 संस्करण निकालने लगे लोग, अब उसमें संपादक की कोई महत्ता नहीं, सारा काम मैनेजमेंट करता है, तय वो करता है क्या जाएगा, आप एक लाइन के खिलाफ नहीं छाप सकते। अब ये सारा जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहते हैं इन पर लगता है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन विमर्श की जगह ही नहीं बचती आपके साथ में। हमारा ये जो आयोजन है इस उद्देश्य के लिए सब एकत्रित होते हैं लोग। अभी कह रहे थे कि हम अगले साल बड़ा आयोजन करेंगे। बड़ा आयोजन तो अब देखते लग रहा है कि बड़ा आयोजन से बड़ा हो सकता है। मेरा मानना यह है कि ये जो कार्यक्रम अपन साल में एक बार करते हैं, इसके ये योजना बना के कि एक साल में कार्यक्रम करना है, ये कार्यक्रम लगातार होना चाहिए। महीने में एक गोष्ठी करें। और अभी एक साथी कह रहे थे कि अब पत्रकारों के बारे में कुछ थोड़ा ठीक से बोलें। क्योंकि अब पत्रकारिता राजनेताओं जैसा ही काम हो गया। जो राजनीति होती है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पूर्ति करने का ही काम हो गया पत्रकारिता भी। पत्रकारिता में सामाजिक सरोकारों वाली बात कम होती जा रही है सने सने। अभी पिछले दिनों मैंने एक देखा, जब मैं यहाँ हरियाणा से वापस लौट कर आया तो एक मूवमेंट हो गया यहाँ, इसमें डबरा के पास एक मंडी में 4-5 दिन लगातार ट्रैक्टर और ट्रॉली वहाँ खड़े रहे। उसकी खबर छापने वाला कोई अखबार नहीं था। तो मेरे पास आके कहा कि भाई ये खबर छप जा सकती है क्या। मैंने अखबार में बात करो। बोले वो डबरा से हुए हैं। डबरा से आया तो मुझे कहा गया डबरा में बताओ। डबरा वाले बोलते हैं कि ग्वालियर में बताओ, और बोले किसानों की खबर हम नहीं छापेंगे क्योंकि हमारे वो टीजी नहीं है। अब सारा मामला हो गया टीजी वाला कार्यक्रम। क्या आप टारगेट ग्रुप होगा तभी खबर छपेगी, नहीं तो नहीं छपेगी। नारद जयंती के अवसर पर हम लोगों को संकल्प भी, पत्रकार साथियों को संकल्प भी करना चाहिए कि एक तो दुनिया में क्या घट रहा है इस पर लगातार निगाह रखी जाए, क्योंकि जो खतरे हैं आने वाले समय वो केवल विदेशी पूंजी और अखबार में जो स्वतंत्रता खत्म हो रही उसके नहीं होंगे, बल्कि और बहुत सारे षड्यंत्र जिनकी आपको खबर भी नहीं हो पाती। जो नेक्सस बन रहा है भारतवर्ष में जिहादियों का, वामपंथियों का, इसके अलावा ये जो चर्च है, सारे मिलकर जो संगठित होकर काम कर रहे हैं उनके बारे में पता नहीं होता। पूर्वांचल में क्या हो रहा है ये कोई बताने वाला अखबार नहीं मिलता आपको। कश्मीर में क्या हो रहा है इसके अंदर
पंजाब में क्या हो रहा है, सारे षड्यंत्र जिस तरह चल रहे हैं, इसका मुकाबला तभी हो सकता है जब हम सब लोग संगठित हों और अध्ययनशील बने। ऐसी कोई योजना बनानी चाहिए कि हमारी वैचारिक गोष्ठियां कम से कम 1 महीने में एक बार कोई गोष्ठी यहाँ हो। ऐसे की संकल्प के साथ हम लोग यहाँ से उठे तभी ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय हरिमोहन जी। राष्ट्रीय अस्मिता और पत्रकारिता, इस विषय पर संवाद की ये श्रृंखला आरंभ है और मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके मध्य उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश शासन में पूर्व शिक्षा मंत्री एवं हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। मैं सादर आग्रह करता हूं आपसे, आप आएं और आज के विषय पर अपना उद्बोधन दें। आज के इस अत्यंत महनीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री दीपक सचेती जी, जो मामा माणिकचंद बाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के भी अध्यक्ष हैं, अभी जिन्हें आप सुन रहे थे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार, अपने समय में जिन्होंने अपने चिंतन की छाप स्वदेश से लेकर के और भास्कर तक छोड़ी, ऐसे श्रद्धेय हरिमोहन शर्मा जी, जिला योग प्रभारी और पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश चाकणकर जी, जिन्होंने मुझे बाध्य कर दिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज मेरा कार्यक्रम मिजोरम में था। पिछले 12 दिन से मैं पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर था, तो मैंने जब कहा मैं नहीं आ पाऊंगा इस कार्यक्रम में, मेरा रोटी पानी बंद कर दिया इन्होंने। इतने टेलीफोन किए कि मुझे मिजोरम का कार्यक्रम निरस्त करके आपके बीच में आना पड़ा। मैं सौभाग्य मानता हूं कि मैं यहां पर आप सबके दर्शन लाभ सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार और कार्यक्रम के संयोजक राजीव अग्रवाल जी, दैनिक स्वदेश के संपादक और मेरे अनुज आदरणीय अतुल तारे जी, अन्य सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधुओं, माताओं बहनों, मैं सबसे पहले कार्यक्रम संयोजन समिति और सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बना, और वो भी पवित्र आत्मा श्रद्धेय माणिकचंद बाजपेयी जी के स्मृति में यह कार्यक्रम होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सका। भाइयों बहनों, एक शब्द अभी प्रयोग किया था हमारे शर्मा जी ने, मैं वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आज वास्तव में पत्रकारों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। केवल आपकी ही विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। नारद जी जैसे महान ऋषि को भी, जो पत्रकारिता के प्रथम पत्रकार माने जाते हैं, उनको भी जिस रूप में समाज में प्रस्तुत किया जाता है वो कितना खराब है। सामान्य भाषा में लोग बोलते हैं, यार तुम तो नारद हो, इधर की उधर करना यानी नारद। ये कहावत इस देश के अंदर बन गई है। मैं कभी कभी सोचता हूं ये क्यों हुआ, तो दिखाई देता है कि हमारे जितने भी मानदंड हैं, उन सब मानदंडों को विकृत करने का जो षड्यंत्र चला, उस षड्यंत्र के शिकार हम सब हुए। हम भी वही बातें करने लगे, हमारे मुंह से भी वही बातें निकलने लगी।
आज देश की जो स्थिति है, मैं तो अभी पूर्वोत्तर में था, वहां देख के ही आया हूं, जिसकी चर्चा भी कर रहे थे हरिवंश शर्मा जी। मैं तो वहां अभी 10 दिन 12 दिन से वही था। भारत जिस जगह पर खड़ा हुआ है वो बिल्कुल समझ लीजिए ज्वालामुखी पर खड़ा है। शायद हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आती। पत्रकार बंधु बैठे, मैं भी पत्रकार हूं, मेरा परिचय नहीं दिया गया, मैं खुद ही परिचय दे देता हूं। मैं जब विद्यार्थी था उसी समय से दैनिक स्वदेश से जुड़ा, झांसी का जिला संवाददाता रहा। विद्यार्थी जीवन में मेरी जीविका का साधन पत्रकारिता ही था। सत्य कथाएं लिखता था अजय अशोक जी के साथ। 50 रुपए आते थे जब मनी ऑर्डर के, तो ऐसा लगता था जब माने आज का 5 लाख रुपए जिस तरह देख करके खुशी होती, वो 50 रुपए में खुशी होती थी मनी ऑर्डर। वहां से मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी में भी काम किया और इसके बाद स्वयं का अखबार भी निकाला। आप सब जानते हैं, ग्वालियर के लोग तो जानते हैं, दैनिक राष्ट्रबोध के 3 एडिशन थे, झांसी, भोपाल और रांची। और थोड़ा बहुत नहीं, 2018 तक अखबार निकला है। 18 में बंद किया जब घाटे की स्थिति आ गई कि अब नहीं चलाया जा सकता, झूठ प्रपत्र सबमिट करने हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैंने कहा कि यह उचित नहीं होगा, इसलिए अपने आप को पीछे किया। लेकिन आज भी पत्रिका तो चला ही रहा हूं, लेखन तो कर ही रहा हूं। तो इसलिए मैं हूं तो आप ही की जमात का, और इसलिए मुझे कहने का ज्यादा अधिकार है। पहली बात, भाषा के साथ किस तरह का मजाक हो रहा है। आज जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है पत्रकारिता में, आज नारद जयंती पर यह विचार करिए कि नारद का जीवन चरित्र, पूरे जीवन को उठा करके अगर पढ़ेंगे तो एक भी घटना ऐसी नहीं होगी जो जन कल्याण से न जुड़ी हो। एक भी घटना। नारद ने जो भी किया, उन्होंने एक हमारे यहां का साहित्य में कहा जाता है कि साहित्य के अंदर भाव क्या चाहिए, तो एक शब्द आता है कांता भाव। यहां बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, वो इस शब्द को पढ़े होंगे, कांता भाव। कांता भाव यानी जिस तरह से आपकी पत्नी आपके संपूर्ण योगक्षेम की चिंता करती है और वही राय देगी जो आपके हित में होगी, ये भाव साहित्य का की आत्मा है। जहां कल्याण का भाव आता है, कल्याण का, वो स्वाभाविक रूप से उसी तरफ आपको जाने के लिए बाध्य करती है। अगर आप पथ भ्रमित हो रहे हैं तो पत्नी का ये धर्म है। मैं अभी चर्चा कर रहा था, जब भोजन पे गया था मैं, जिनके यहां उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी, तो ऐसी कुछ चर्चा आई, तो मैंने उनसे कहा कि आप ध्यान कीजिए, ये भारतवर्ष के अंदर स्त्री को कैसा स्थान दिया गया, लेकिन आज जिस तरह से उसको विकृत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे विमर्श चालू हो गया, नारी विमर्श, आदि आदि विमर्श तो बहुत सारे चालू हुए। ये विमर्श क्यों चालू हुए, ये क्यों प्रारंभ हुए? ये विमर्श के पीछे केवल फूट डालो, राज्य करो, ये सारे विमर्श, जितने विमर्श आपको दिखाई देते हैं, नारियों के अंदर भी आ गया, जो हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है। भारतीय चिंतन धारा में जिस तरह से नारी का महत्व दिया गया, मैं अभी उनको बता रहा था कि बाकी सब समय वाम भाग में रहती है पत्नी, लेकिन जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं, तो पूजा में दाहिने भाग पर ही पत्नी को बिठाला जाता। क्यों? बाकी समय वाम भाग पर रहती है, लेकिन पूजा के समय उसका होना दाहिने भाग में नितांत आवश्यक, अपरिहार्य है। कोई पुरोहित आपकी पूजा नहीं कराएगा अगर वो जानकार है तो। क्यों? आप कोई भी यज्ञ करना, राम का याद करिए, अश्वमेध यज्ञ था, सीता थी नहीं,
तो सीता की मूर्ति बना के बैठानी पड़ी। बिना गठजोड़ के कोई धार्मिक कार्य नहीं हो सकता। अब आजकल वो तमाम ढोल गमार शूद्र पसनारी वाला चल गया, अर्थ ही नहीं समझते उसके लोग, किस तरह के अर्थ कर दिए उसके। मैं पूछ रहा था उनसे, चाकणकर जी बैठे थे, मैंने इतने सारे विद्वान बैठे हैं, जब बताओ ये डायलॉग है किसका। मुझे क्षमा करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग, जबकि सुंदरकांड सबको ही पढ़ता है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, सुंदरकांड सुनते हैं, कई घरों में सुंदरकांड होता है, लोगों को याद भी है, लेकिन कभी ध्यान दिया कि ये है किसका डायलॉग, संवाद किसका है? क्या बताया? मैं प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, निश्चित रूप से समुद्र का है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। कोई कहता ये जो है राम ने कहा, तो कोई कहता है कि ये जामवंत ने कहा, कोई कहता है हनुमान जी ने कहा, लेकिन ये समुद्र का संवाद है। समुद्र है कौन? तो जामवंत ने बताया समुद्र कौन है। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहां उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरिय सकल भालु कपिधार। हे राम, समुद्र आपका कुल गुरु माने आपका पूर्वज है, गुरु नहीं है, पूर्वज है। सगर सागर की जो परंपरा है, उनकी वंशावली है, तो सागर उनका पूर्वज है। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या पूर्वज को मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपमानित कर सकते हैं? पूरा जितना भी संवाद है वो पढ़ लीजिए एक बार। और भैया ये बताओ, आप सब पत्रकार बैठे हो, मैं तो हिंदी के विद्वानों के बीच जाता हूं, उनसे सीखता हूं, ये ताड़ना शब्द प्रताड़ना कब से हो गया? हम लोग बुंदेली बोलते हैं, एक बिना पढ़ा लिखा आदमी आता है, अपना झोला रखता है, भैया ताड़े रही हो, मैं जरा पानी पियाऊं, ताड़े रही हो, हम तुम्हें ताड़ रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? विशेष रूप से ध्यान देना, उसकी तरफ देखरेख करना। समुद्र यही राम से कहता है कि हमने तो आपकी मर्यादा की है प्रभु, आपकी इज्जत की कि हम चले आए, और वो भी किस रूप में आया? विप्र रूप आयु तजी माना। अब दुर्भाग्य है कि विप्र का अर्थ लोग ब्राह्मण कर देते हैं। विप्र का अर्थ है विद्वानों में श्रेष्ठ। विप्र विद्वानों में श्रेष्ठ। जो विद्वानों में श्रेष्ठ है वो कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? तो विद्वानों में वही श्रेष्ठ हो सकता है जिसका अहंकार समाप्त हो गया हो। ये गीता कहती है, ये बाकी शास्त्र कहते हैं, जिसके अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया है वही व्यक्ति विप्र बनता है। और इसकी आस्तुति दी भगवान राम ने। जब विभीषण आया, वानरों ने पकड़ लिया उसे, सूचना दी राम को। उन्हें लगा था कि राम बड़े खुश हो जाएंगे, बोले आपके दुश्मन का भाई पकड़ लिया है हमने। लेकिन राम उस समय क्या कहते हैं? राम का एक वाक्य ही जीवन को समझने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का व्यक्ति मुझे सहज रूप से प्राप्त करता है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। अर्थात गीता भी कहती है कि अहंकार विहीन व्यक्ति यह स्वाभाविक रूप से निर्मल हो जाता है। यही तो कहती है गीता। और दुनिया में कुछ भी आपके पास नहीं है। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूं, भगवान के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहता है? हम जाते हैं, 10 रुपए का नोट अगर चढ़ाया तो सीधे गुल्लक में डाल दिया, और 100 रुपए अगर चढ़ाया तो देखते हैं पंडित जी देख ले, महंत देख ले, भाव होता है कि नहीं होता है। और फिर हम प्रार्थना करते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता।
मैं मूर्ख भी हूं, खल भी हूं, कामी भी हूं, फिर भी भगवान कृपा कर दो। अब जरा एक बात बताइए, आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आकर के उसने कोई चीज नहीं लाया, कोई वस्तु नहीं लाया, कोई आपके गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन आपके घर में उसे लगा कि कुछ देना चाहिए। आपकी दीवार पर एक बहुत अच्छा चित्र लगा हुआ है, उसी चित्र को निकाला उसने और निकाल करके जब आप आए तो श्रीमान जी लीजिए, आपको गिफ्ट दे रहा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? जिस तरह आपको लगेगा, कभी आपने सोचा भगवान को भी ऐसा लगेगा? सारी चीजें भगवान ने आपको दी है, आप भगवान को देते हो और उसमें गर्व का अनुभव करते हो, अहंकार आता है आपके अंदर। भगवान कहते हैं कि केवल जो चीज मुझे चाहिए वो नहीं देते हो, जो तुमने पैदा की, अपने आप पैदा की है। वो क्या पैदा की? मेरी एक पुस्तक है संजीवनी, उसके 2 दोहे हैं। जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, तुझको अर्पण क्या करूं, अर्पित निज अभिमान। यही केवल आपके अंदर आपने पैदा किया है, ये आपके द्वारा सृजित है, ये आप पैदावार आपकी है। ये अगर दे दो तो आप निर्मल मन के हो जाओगे, लेकिन ये सरल नहीं। इसलिए मैंने कहा हाथ जोड़ विनती करूं, हर लो प्रभु अभिमान, निर्मल मन सुचि भाव से ही होगा कल्याण। ये जो भावनात्मक रूप से कांता भाव है, ये कांता भाव क्या हमारी कलम में दिखता है क्या? यही से प्रारंभ किया था मैंने। हम जब कलम चलाते हैं, मैं जब साहित्य के सम्मेलनों में जाता हूं तो बड़े बड़े विद्वान कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। मैं इसको नहीं मानता, मैं उसको प्रतिवाद करता हूं। अगर साहित्य केवल समाज का दर्पण है तो वो साहित्य साहित्य नहीं है। जैसा है विद्रूप वैसा चेहरा दिखाई देगा ना। अगर नाक कटी है तो नाक कटी दिखाई देगा, कान कटा तो कान कटा दिखाई देगा, मुंह अगर बदसूरत है तो बदसूरत दिखाई देगा। यह साहित्य का काम नहीं है, कलम का काम नहीं है। कलम का काम क्या है? कलम का काम है कि कैसे उस समस्या का समाधान हो। कलम अगर समस्या लिखती है तो समाधान होगा ना उसका कुछ। क्या उस समाधान की तरफ हमारा ध्यान जाता है क्या? केवल सनसनी पैदा करने के लिए, केवल सनसनी पैदा करने के लिए। आजकल तो जिस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मुझे क्षमा करेंगे, कुछ उल्टा सीधा ना लिख देना, क्योंकि मैंने पहले इसीलिए बता दिया मैं आपकी ही जाति का हूं। लेकिन जो पीड़ा है वो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं। आदमी मर रहा है, उसके मुंह में वो लगाए हैं, बोले आपको कैसा लग रहा है? अब देखिए आप ये एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए आदमी मर रहा है और देखो कैसे तड़प रहा है। आदमी मर रहा है, उसका फोटो बनाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है। ये सामान्य व्यक्ति के क्रिया में दिखाई देने लगा है। ये आपका जो चरित्र है वो चरित्र सामान्य आदमी के चरित्र में दिखने लगा। ये आपसे ट्रांसफर हुआ है। वो भी अब क्या करेगा? कोई आदमी लटका है, मरने जा रहा है, वो वहां से वीडियो बना के, हर एक के वीडियो मिल जाएंगे, आप मरते हुए मिल जाएंगे और लोग देख रहे हैं, उसे बचा नहीं सकते। वो तड़प रहा है, देखो कैसे तड़प रहा है। ये तो दिखाएंगे, लेकिन इसका इलाज क्या है, क्या तुरंत का चिकित्सा होनी चाहिए, इस पर ध्यान नहीं है। भैया कैसी पत्रकारिता है ये? कौन सी पत्रकारिता है? लगातार पूरे दिन में मुझे एक विषय मालूम है, मैं उसको खोलना नहीं चाहता, लेकिन उसमें वो पति पत्नी अर्थात माता पिता दोनों निर्दोष थे और बरसों तक जेल के अंदर रहे, बिल्कुल निर्दोष थे।
बरसों तक जेल के अंदर रहे केवल मीडिया ट्रायल के कारण, मीडिया ट्रायल के कारण। मेरी जानकारी में मेरे बगल में ही उसमें हमारे एक रिटायर्ड एसपी हैं, वो रहते हैं, मेरे मित्र हैं। उन्होंने पूरा केस मुझे बताया, ऐसा हुआ पत्रकार ने उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसे वाले थे, और वो उन्होंने मना कर दिया। बस उसके पीछे मीडिया ट्रायल हो गया, एक कहानी गढ़ दी गई और उस कहानी में जेल भेज दिए गए। कई बार आप देखते होंगे आदमी मरा ही नहीं और उसके मरने की 302 की सजा काट करके व्यक्ति आ रहा है, वो कह रहा है कि ये आदमी तो जिंदा है, वो लेकिन अखबारों में मर चुका है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मर चुका है। ये क्या चल रहा है? विचार करने की आवश्यकता है। मैं कह सकता हूं मेरा अधिकार है। कहां ले जा रहे हैं हम देश को? एक मैंने गीत बहुत पीड़ा में लिखा था इसी पत्रकारिता पे, और उसको मैंने अखबार में भी छापा था। बिक न जाना ओ पहरुए, हाथ में तेरे कलम है, सृजन ही तेरा धर्म है, सृजन ही तेरा कर्म है। उग रहे कैक्टस घरों में, हो रही तुलसी पराई, और रिश्तों के शहर में नागफनियों की दुहाई। खिंच रही प्राचीर आंगन। मैं एक मेरे यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं झांसी में, पहले वो जनसंघ के कार्यकर्ता रहे, बड़ा नाम है। मैं एक दिन उनसे बच्चों से मिलने चला गया, उनका एक बेटा मेरे साथ आपातकाल में जेल में था, तो मैं ऐसे ही एक दिन खाली बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो शाम का समय है, कुछ उसका उपयोग कर लूं। जब मैं उनके यहां पहुंचा तो वो करीब 30 फुट का उनका पहले मकान का फ्रंट था। अब मैं पहुंचा तो मैं ढूंढने लगा कि ये कहां गया, इनका तो पूरा ये था। तो पता चला आगे से लेकर के पीछे तक उसको 2 भाग में बांट दिया गया। 15 फुट के 2 मकान हो गए। अब मुझे पहचानने में दिक्कत हुई। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अनिल जी यहीं रहते हैं क्या? कहले हाँ, इसमें अनिल जी रहते हैं, इसमें अनिल जी का भाई रहता है। तब मैंने लिखा वो पंक्तियां, खिंच रही प्राचीर आंगन, हम पड़ोसी हो रहे हैं। खिंच रही उग रहे कैक्टस घरों में, हो रही तुलसी पराई, और रिश्तों के शहर में नागफनियों की दुहाई। खिंच रही प्राचीर आंगन, हम पड़ोसी हो रहे हैं, और स्वार्थों के लिए ही भावनाएं खो रहे हैं। घर बटे कमरे हुए, ये मेरा कमरा, ये तेरा कमरा, घर बटे कमरे हुए, काहे के लिए? अहमन्यता का ही चरम है, सृजन ही तेरा धर्म है, सृजन ही तेरा कर्म है। बिक ना जाना ओ पहरुए। और इसके आगे जो समस्या आज की है, कुरकुरे कागज तुम्हारी राह के रोड़े बनेंगे। प्रयोग देखिए, कुरकुरे कागज तुम्हारी राह के रोड़े बनेंगे, कामिनी कंचन हिमालय तान कर सीना चलेंगे। बिक न जाना, झुक न जाना, रुक न जाना, हाथ में तेरे कलम है, सृजन ही तेरा धर्म है, सृजन ही तेरा कर्म है। भाषा के साथ प्रतिदिन बलात्कार। अब संवाददाता नहीं, रिपोर्टर हो गया, हिंदी के अखबारों में रिपोर्टर। अब हिंदी नहीं रहेगी, इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश हो गई। ये कौन सी भाषा होगी भैया? किस भाषा का जन्म हो रहा है ये? क्या ये हिंदी के साथ बलात्कार नहीं है? क्या ये जन भावना के साथ खिलवाड़ नहीं है? विचार करने की आवश्यकता है। और आप कहते कि करे स्वाध्याय किया करो। पहले जो किसी को कुछ नहीं मिलता था, नेता बन जाता था। अब जिसको कुछ नहीं मिलता वो, मैंने नहीं कहा भैया, आप खुद सोच लो। अब तो और स्वतंत्रता है, चैनल बना लिया, एक यूट्यूब। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आपका तो बहुत, आपने तो लाखों तक पहुंचा दिया लोगों को। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हो रहा है। और मैं तो राजनीति में भी हूं।
तो राजनीति का जैसा चेहरा है वो भी मुझे मालूम है, और पत्रकार हूं तो उसका चेहरा क्या है ये भी मुझे मालूम है। विचार करने की आवश्यकता है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये विचार करने के लिए तो गोष्ठी है, इसीलिए तो सब बैठे हैं। आज नारद जयंती पर हम बैठे हैं यहां पर, जिन्होंने बुराइयों को समाप्त करने के लिए, अन्याय को समाप्त करने के लिए, अत्याचार को समाप्त करने के लिए क्या क्या भूमिका नहीं निभाई। लोग उस दिन नारद कहकर के अपमानित करने लगे, उनका इस तरह का चित्रण किया जाने लगा। वास्तव में जो नारद की भावना थी, नारद ने जितने काम किए, मेरा एक महाकाव्य है, महाकाव्य राम के सच्चे छोटे भाई शत्रुघ्न के ऊपर है, दुनिया की पहली पुस्तक है वो, 480 पेज का 21 सर का महाकाव्य, जिस पर कई पीएचडी हो चुकी हैं। उसमें एक जगह आया कैकेयी और दशरथ का मिलन होता है। दशरथ प्रणय निवेदन करते हैं, विवाह के लिए प्रस्ताव करते हैं, लेकिन कैकेयी नरेश को मना कर देते हैं, तुम्हारे पास पहले से बीवियां हैं, हमारी बेटी नहीं जाएगी। अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद आ जाते हैं। नारद तुरंत समझाने लगते हैं, मैं भविष्य बता रहा हूं, ये आपकी बेटी इतिहास में अमर हो जाएगी, ये राम को राम बनाने के लिए कारण बनेगी। अच्छा कल्पना करो, अगर राम वन को न गए होते 14 वर्ष, तो राम राम होते क्या? यद्यपि कैकेयी नाम कोई नहीं रखता, क्योंकि तुलसी बाबा ने कैकेयी को जिस तरह प्रस्तुत किया है, मैंने तो इसके विरोध में किया है। मैंने तो कहा कि जो ऋषि थे उनकी और कैकेयी, इनके बीच और वशिष्ठ जी की मंत्रणा हुई, राम भी उसमें शामिल हुए, तो तय किया गया कि इनको किसी भी तरह से ये करना ही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर केवल कैकेयी जब विवाह हुआ था, नारद के सामने वचन दिया था दशरथ ने कि जो इसका बेटा होगा वही गद्दी पर बैठेगा, इसी शर्त पर विवाह हुआ था, तो इतने ही मांग लेती, उससे ही काम चल जाता। यही बताते थे भैया शादी इसी शर्त पे हुई है तो अनुबंध है, आपको पूरा करना पड़ेगा, आप कर दीजिए, आसानी से हो भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं थी। राम भी मान जाते, सब लोग मान जाते, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों भैया? कैकेयी नहीं, 14 वर्ष के लिए वनवास तो चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जिसके लिए ऋषियों ने राम को तैयार किया था। याद करिए ना, विश्वामित्र जब लेकर गए तो वहीं अयोध्या के पास रुक गए, उनको पहले ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण दिया, बला शक्तियां दी, उन्हें इस लायक बनाया कि वो राक्षसों से लड़ सकें। वो सारी शक्तियां, वो सारी ट्रेनिंग, सारा प्रशिक्षण बेकार हो जाता अगर वो ना जाते। तो जब समाचार पहुंचा जंगलों में, तो सबसे पहले ये दौड़ करके कहा गया, वहां से ऋषि आए और इनसे वशिष्ठ जी से कहा, क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा धर्म क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए वशिष्ठ जी ने बुला करके कैकेयी को तैयार किया, ये प्रमाण है। वो कैकेयी का उस समय ये तय था। आप समझ लीजिए कि जन कल्याण के लिए, राम को राम बनाने के लिए, राम राज्य की संकल्पना पूरी करने के लिए सारा प्रतिशोध, सारा विष ये कैकेयी ने पिया। बहुत सारे प्रसंग आते हैं, कई जगह आते हैं। ये विष जब तक हम नहीं पिएंगे, समाज की विकृतियां समाप्त नहीं हो सकती। समाज की विकृतियों को समाप्त करने के लिए हमें कलम में धार रखनी पड़ेगी। सच को सच कहो, लेकिन ऐसा सच मत कहो जिस सच से भारतवर्ष का अहित होता हो। आपके दिमाग में जब भी आप समाचार बनाते हो तो दिमाग में यह चीज रहनी चाहिए
हम जो लिख रहे हैं इससे समाज पर असर क्या पड़ेगा? विकृति तो पैदा नहीं हो रही है। नारद की उसी संकल्पना को आज के दिन हृदयंगम आप करेंगे तो निश्चित रूप से यह जयंती मनाना सार्थक होगा कि हम अपनी कलम से कोई ऐसी चीज नहीं लिखेंगे जिससे समाज में विकृतियां पलें, समाज की विद्रूपताएं ये और बढ़ें। क्या मतलब है इसका? आज जिस तरह से हुआ करके जो पूरे देश के अंदर चल रहा है, क्या वो चीजें कहां से आई? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप सब यहां बैठे हैं, एक प्रश्न करता हूं, ये धर्म लिखते हो आप, मैं आपसे पूछता हूं, धर्म अगर लिखना है तो कौन सा धर्म है भैया? दुनिया के अंदर धर्म एक है, बाकी सब पंथ हैं। पंथ और धर्म में अंतर समझो, लेकिन लिखते हो आप धर्मनिरपेक्षता लिखते हो। अब ये धर्मनिरपेक्षता शब्द कहां से आ गया? कौन सी डिक्शनरी है? मुझे आज तक नहीं मिली। मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन ये डिक्शनरी बता दो ना कहां पर है। मेरे हाथ में एक पुस्तक आज वहां के लक्ष्मीनारायण जी भाला है, उन्होंने संविधान के ऊपर लिखा है और संविधान के वो सारे चित्र उन्होंने दिए हैं, जो चित्र जो है संविधान में छपे हुए हैं। मालूम पहला चित्र कौन सा है? रावण का वध करने के बाद राम सीता लक्ष्मण ये पुष्पक विमान से लौट रहे हैं अयोध्या वापस। ये पहला चित्र है। नैतिक नियम जहां लिखे हुए हैं वहां भी इसी तरह का चित्र है। महाभारत का चित्र छपा हुआ है। ये सारे चित्र कहां गए? क्या हमारी कलम इस पर कभी लिखती है? ये पंथ निरपेक्षता धर्म निरपेक्षता कब से हो गई? हम उसको लिखते हैं। पंथ निरपेक्षता तो है ही, स्वभाव है भारत की धरती का पंथ निरपेक्षता। अब बताओ सनातन कौन है? सिख, जैन, बौद्ध, लिंगायत, वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सब अलग अलग पंथ है ना। इनको सबको निकाल दो। जब मैग्नीफाइंग ग्लास से जब ढूंढो कहां है सनातन, इन सबको अलग कर दो। पंथ निरपेक्ष ये इस धरती का सनातन का की आत्मा है। आप सबको धर्म कहने लगे। मैं कभी कभी कहता हूं, अरे भाई धर्म की परिभाषा करनी है तो आपको उसके जहां से उत्पत्ति हुई वहां जाना पड़ेगा ना, डीएनए करना पड़ेगा ना। अभी मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करूं, नाम मत लेना, मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक पुत्र ने कहा कि ये हमारा पिता है। पिता ने कहा मैं नहीं हूं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया कि नहीं किया? उनका डीएनए कराया गया, वही पिता निकले कि नहीं निकले? अर्थात डीएनए कराने के बाद पता चल गया बाप कौन है। अगर धर्म का डीएनए करोगे तो आपको संस्कृत भाषा का डीएनए करना पड़ेगा ना। संस्कृत में जाकर के जब देखोगे तब पता चलेगा धर्म। अब तुम इंग्लैंड में बैठ के रिलीजन को धर्म बना दो, ईरान में बैठ के तुम धर्म बना दो, तो धर्म नहीं हो गया। ये हमारी अज्ञानता का परिणाम है कि हम धर्म लिखते हैं। पंथ और धर्म का सीधा अंतर है। ध्र धातु में मन प्रत्यय लगा करके यह धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत में हुई। उसके अर्थ हैं और बहुत व्यापक अर्थ हैं। धर्मादित्याउ धर्म, और सामान्य धर्म के रूप में जब परिभाषा हमारे ऋषियों ने कहा तो कहा धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये 10 लक्षणों पर यह धर्म की आधारशिला रखी है। जरा बता दो इन पंथों में कोई इनमें से एक हो। जरा आप हमको बता दीजिए, पत्रकार बंधु बैठे हैं, सनातन का जन्मदाता कौन है? बता दीजिए। सनातन को किसने प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया? बता दीजिए। जिसका कोई प्रारंभ दाता है, जिसका समय तय है कब प्रारंभ हुआ, ये पंथ है मेरे भाई, ये रिलीजन है, ये संप्रदाय हैं।
ये धर्म नहीं है। धर्म तो धारणात इत्याहु धर्म है, धर्मो रक्षति रक्षिता है। धर्म विहीना पशु समाना। धर्म का विलोम अधर्म होगा, धर्म का विलोम निरपेक्षता नहीं हो सकती। या तो धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा। लेकिन आपकी कलम लिखती है धर्मनिरपेक्ष। क्यों लिखती है भाई? ये अगर स्वाध्याय आपके अंदर हो, अगर संविधान को ठीक तरह से पढ़ लें, तो आपको समझ आएगा कि हमारी कलम कहीं न कहीं गलती करती है। आप जो लिखते हो उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है, वो शब्दों का प्रयोग समाज में होता है। ये निरपेक्षता शब्द नहीं हो सकता। विचार करिए इन बातों पर। हिंदू धर्म चाहे सनातन धर्म, आप इससे पूजा पद्धति से क्या लेना देना? जो भगवान को मानता वो भी हिंदू, नहीं मानता वो भी हिंदू, आस्तिक भी नास्तिक भी, निराकार ब्रह्म का उपासक भी, साकार ब्रह्म का उपासक भी, 33 कोटि देवी देवताओं का पूजा करने वाला भी हिंदू है और इनको मान्यता न देने वाला भी हिंदू है। इतनी उदार विचारधारा कहीं दुनिया के अंदर नहीं हो सकती। हमारे सरदार जी यहां बैठे हैं पगड़ी लगाए हुए, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी बलिदानी परंपरा को प्रणाम करता हूं। खालसा पंथ की स्थापना हुई, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना हिंदू धर्म की रक्षा के लिए की और घोषणा की, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। ये हमने नहीं कहा, ये गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है। लेकिन क्या हो गया? हम तो हिंदू हैं ही नहीं। भगवान महावीर, ऋषभदेव जी, पुराणों उसमें वेदों में वर्णन है। बताइए जरा, जैन अब अल्पसंख्यक हो गए, यहां बैठे होंगे कुछ जैन लोग, प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अल्पसंख्यक, ये क्या षड्यंत्र चल रहा है भाई मेरे? ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है बता दीजिए ना। ये सारे संप्रदायों को सनातन से अलग करके और सनातन की परिभाषा को पूरी तरह से विकृत करके हमारे सामने जो परोसा जा रहा है, उससे हमारा समाज विखंडित हो रहा है। मैं चुनौती देता हूं, जो जातिवाद का जहर हमारे अंदर घुला हुआ है, आप कोई मरता है, एक्सीडेंट होता है, तो सवर्ण ने हरिजन का एक्सीडेंट किया, ये क्या दे रहे हो समाज को? जरा बताओ। हमारे यहां शास्त्रार्थ की परंपरा है। मैं चुनौती देता हूं, एक केवल शास्त्र ले आओ जिसमें जातियों का वर्णन हो। मैं जो कहोगे वो मानने के लिए तैयार हूं, जो सजा दोगे हम मान लेंगे। लेकिन एक ग्रंथ हिंदू धर्म का ले आओ, एक ग्रंथ, एक ग्रंथ में भी नहीं। जिन मनु को बहुत गालियां दी जाती हैं, उस मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में श्लोक नंबर 110-111 उद्घोष करता है, जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् दुजुच्यते। अब भैया ये बता दो, अब हम दुज का अर्थ किसी से पूछो अभी तो कहे पंडित जी। नहीं, मनु महाराज कहते हैं कि दुज माने दोबारा जन्म लेना। एक मां के गर्भ से जन्म लिया, इसके आप परिश्रम के द्वारा जो आपने प्राप्त कर लिया उसके अनुसार आपकी श्रेणी निर्धारित हो गई। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों दुज हैं। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। एक ही घर में एक लड़का चपरासी। अब भैया जो नहीं पढ़े लिखेगा वो तो कहेगा शुक्ला जी कहीं चपरासी लगवा दो। बोलो होगा कि नहीं होगा? जन्मना जायते शूद्र, सभी शूद्र हैं। भगवान के स्वयं गीता में चिल्ला करके कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। चारों वर्ण मेरे द्वारा सृजित है, गुण कर्म के आधार पर है। लेकिन हम जातियों की चर्चा करते हैं, हम ही नहीं करते, ये राजनीतिक पार्टियां भी करती हैं और आप भी उसमें का साथ देते हो। समाज को सुधारना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा। भविष्य पुराण अध्याय क्रमांक 40 से 44 तक जरा पढ़ के देख लेना, निकाल लो अभी। अब तो इंटरनेट का जमाना है, अध्याय क्रमांक 40 निकालो, 40 से 44 तक 5 अध्याय देख लो। गालियां दी गई हैं जन से जो जातियों को मानते, वर्ण को मानते। लेकिन जो षड्यंत्र अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, वो षड्यंत्र अंग्रेजों के
मानस पुत्रों ने और पुत्रों ने उसी षड्यंत्र को आगे रखा और राजनीति की मजबूरी है कि उसी षड्यंत्र को आज भी हवा दी जा रही है। जाति आधारित गणना हो रही है, हिंदू समाज को विखंडित करने, कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं। बौद्ध, अभी मैं गया था महाराजा विक्रमजीत सिंह विश्वविद्यालय त्रिपुरा, इंटरनेशनल वहां सेमिनार था, अभी 8-10 दिन पहले मैं उसमें था। वहां सारे बौद्ध धर्म के लोग आए हुए थे, सारे बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म अलग हो गया, वो धर्म हो गया। मैंने उनसे पूछा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के वहां विद्वान थे, लामा थे, विद्वान थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कि जिस समय बुद्ध भगवान ने ये सब शुरू किया उस समय एक बार भी उन्होंने कहा होगा कि मैं धर्म चला रहा हूं? तो आज मुझे बता दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं जीवन का दर्शन दे रहा हूं, एक बार भी नहीं कहा। और हमारे लोग कितने विद्वान थे, उन्होंने एकदम से बुद्ध जो देखा कि बुद्ध ने हमारी जितनी भी विकृतियां उन पर प्रहार किया है, तो हमारे लोगों ने कहा गड़बड़ ना हो, बुद्ध को अलग ना कर दिया जाए। इसलिए हमने उनको 9वें अवतार के रूप में मान्यता दी। और आज भी आपके घर में जब कोई पंडित संकल्प पढ़ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, वो कहेगा जम्बू द्वीपे भरतखंडे बौद्धावतारे, कहता कि नहीं कहता? गया में जाइए पिंडदान करने के लिए, बोधि वृक्ष वो जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वहां पूजा होती, पिंडदान होता। सारे बुद्ध के ही सारे श्लोक बोले जाते, लेकिन बुद्ध को भी अलग कर दिया गया, वो भी धर्म हो गया पंथ से। क्या स्थिति हो गई? ये केवल इस षड्यंत्र को समझिए, पंथ कोई किसी ने प्रारंभ किया होगा, कोई समय होगा, लेकिन धर्म को किसी ने शुरू नहीं किया। धर्म तो जिस समय प्रकृति सृष्टि की रचना हुई उसी समय भगवान ने जिसको अवतरित किया वही है सनातन धर्म। मेरे भाइयों बहनों, हम उसी में पैदा हुए और उसमें कहा गया मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। मैंने एक नारा दिया है हिंदी साहित्य भारती में, मानव बन जाए जग सारा, ये पावन संकल्प हमारा। हम नहीं कहते ये बात, सर्वोच्च न्यायालय ने भी जब हिंदू धर्म की परिभाषा की तो बहुत बड़ी, बहुत सारे पृष्ठों में उसकी परिभाषा है। और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आदर्श जीवन की आदर्श आचार संहिता का नाम हिंदू धर्म है। हम उसमें पैदा हुए हैं, गर्व करने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने, जब दुनिया के लोग कबीलों में रहते थे तब वेदों की रचना हमने की, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। जो प्रारंभ में कहते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके अंदर क्षमता होगी वो जिंदा रहेगा। बाद में कुछ अपने आप को सुधारते हुए उन्होंने कहा जियो और जीने दो। लेकिन बाहर हमारे पूर्वज छाती ठोक के उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुर्भाग्यः। उन्होंने छाती ठोक करके कहा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन विभुंजीता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी यत् पिंडे तब ब्रह्मांडे आत्मवत सर्वभूतेषु। ये उद्घोष है कहीं, उस उद्घोष के हम वाहक हैं। इस गर्व का भाव अपने अंदर समाहित करते हुए जब कलम चलेगी तो वो लिखेगी जिसमें मानव का कल्याण होगा। हम इसके लिए पैदा नहीं हुए। हमने आज तक तलवार लेकर के दुनिया के अंदर कहीं भ्रमण नहीं किया। हमने हिंदू बने रहने के लिए जजिया टैक्स दिया है। ऐसे ऐसे आदेश इस देश के अंदर हुए। मैंने पुस्तक लिखी है, उसमें ये प्रसंग आए हैं। आदेश हुआ कि कोई भी मुस्लिम अधिकारी हिंदू के घर में जाता है 3 दिन तक रह सकता है, और अगर उसने ये शिकायत की कि उस घर के अंदर उसका स्वागत ठीक प्रकार से नहीं हुआ तो 50 कोड़े उसको सार्वजनिक तौर पर लगाए जाएंगे। भाइयों बहनों, विचार करिए कि जिस समय हमारे पूर्वजों के घर में वो मुसलमान आया होगा
हमारी बहन पर, हमारी बेटी पर, हमारी माता पर अगर उसकी नजर खराब हुई होगी, क्या हमारे पूर्वज ने मना कर पाया होगा? अब उसके जो औरस पुत्र पैदा हो गए हैं, वही आज इसके विरोध में बोलते हैं। वही उनको समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म है क्या, उनको सनातन नहीं समझ में आता है। भारत को कहते हैं भारत से पैदा हुआ, भारत के नाम से पैदा हुआ। यहां विद्वान पत्रकार बैठे हैं, क्या भारत से पहले भारत नहीं था क्या? भा का मतलब है ज्ञान, रत माने रमा हुआ, जो ज्ञान की खोज में निरंतर रमा हुआ है वही भारत है। इसलिए अस्तो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गम का उद्घोष करते हुए हमारे पूर्वजों ने हमको कहा सत्यमेव जयते धर्मो रक्षति रक्षता है तो धर्मा तथा जया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। आपने बहुत कुछ कहा और वो सभी कुछ हमारे लिए ग्राह्य होना चाहिए। रुक न जाना, बिक न जाना, झुक न जाना, हाथ में तेरे कलम है, सृजन ही तेरा धर्म है। और उस सृजन से वह विचारधारा निकले जो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। आपके सार गर्भित उद्बोधन के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मामा माणिकचंद वाजपेयी स्मृति सेवा न्यास के अध्यक्ष आदरणीय दीपक सचेती जी से मेरा आग्रह है, जो आज के कार्यक्रम की भी अध्यक्षता कर रहे हैं, आप आए और अध्यक्षीय उद्बोधन दें। मंच पर उपस्थित माननीय श्री रविंद्र शुक्ल जी, माननीय श्री हरिमोहन शर्मा जी, दिनेश चाकणकर जी और राजीव अग्रवाल जी, आपने अभी एक बहुत ही ओजपूर्ण प्रसंग सुने। रविंद्र शुक्ल जी कविताएं भी लिखते हैं, ये मुझे पहले मालूम नहीं था। साहित्य में दखल है ये तो मालूम था, लेकिन कविताएं भी लिखते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी कविता, जैसे वो बता रहे थे, अपने पेशे से संबंधित लिखी, वो बहुत कहना चाहिए काबिल तारीफ। मैं विषय थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। ये जो सुना अभी आप लोगों ने कि नारद मुनि जी का कैसे चरित्र को कैसे पलटा गया, आज हम लोग क्या समझते हैं वो क्या थे। ये रामायण के बारे में जो प्रसंग बताए कि राम जी को 14 वर्ष वनवास क्यों हुआ, ऐसे अनेकों प्रसंग आपने दिए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि हम लोगों ने, या मैं कह सकता हूं कि शायद 200 साल 300 साल पुरानी जो पीढ़ी है उसका क्रमशः हिंदी का पढ़ना कम होता गया है। हम लोगों ने कोई ये वेद और ये ग्रंथ या ये सब नहीं पढ़े होंगे, शायद किसी को शौक रहा होगा, बात अलग है। आपकी जो पढ़ाई होती है उसमें कहीं भी नहीं आए होंगे। तो शुक्र है रामानंद सागर जी का, जिन्होंने वो टीवी के जरिए बच्चों को रामायण और महाभारत सिखा दी, वरना शायद आज के बच्चे तो उससे वंचित रह जाते। तो ये एक षड्यंत्र रहा है हमेशा से। पहले उर्दू रही, उसके बाद में इंग्लिश। होता क्या है कि जब आप किसी के ऊपर अपने आप को थोपना चाहते हो तो सांस्कृतिक रूप से जब तक उसको आप जीरो नहीं कर दोगे, आप अपनी बात को उसके ऊपर नहीं ला सकते हो। और उसके लिए विचार करके हिंदी को शून्य बनाने की कोशिश की गई और हमने मान भी ली। समय कुछ हाथ से रहे होंगे तो हिंदी का पतन शुरू होगा। हम देखते हैं, अगर इतिहास में जैसे आप बता रहे थे, आप तो बहुत पुरानी बातें कर रहे थे, मैं तो आपको बताता हूं कि इब्राहिम लोधी ने जब आक्रमण किया
सिंध को जब कब्जा किया उसके पहले तक भी अपने आप पर हिंदी का इतना पतन नहीं था। भाषाएं और भी थी, प्रादेशिक भाषाएं थी, लेकिन हिंदी का इतना पतन नहीं था। और दूसरी बात, अपने धर्मों में ऐसी या अपने ग्रंथों को लेकर या अपने इष्ट पुष्टों को लेकर ऐसी गलत भावना पहले नहीं थी। लोग सही समझते, इतना जातिवाद भी नहीं हुआ करता था। ये सब बाद में प्रज्वलित हुआ है। तो जब भाषा जाती है ऐसे हिंदी गई तो आपका साहित्य भी जाता है। और जैविक भाषा के रूप में जब अंग्रेजी स्थापित हो गई, नौकरियां उसमें मिलने लगी, तनख्वाहें उसमें मिलने लगी, तो निश्चित है कि हर घर के अंदर लोग चाहते थे कि मेरा बच्चा हिंदी पढ़े और अंग्रेजी पढ़े। हिंदी तो यूजलेस हो। हमारी भाषाओं में भी हम बोल रहे हैं, लेकिन हमारी भाषाओं में अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होते रहते हैं, क्योंकि हमने भी वही पढ़ा। समझा बाद में कि हिंदी को कैसे षड्यंत्रपूर्वक अलग किया गया। पत्रकारिता का भी वही हाल है। अब तो फिर भी ठीक है, लेकिन बीच में अंग्रेजी की पत्रकारिता को एक स्थान ऊपर दिया गया था। हिंदी की पत्रकारिता बीच में कुछ दशक के बीच में एक ऐसा समय आया जब वापस लौट के आई है। लेकिन अगर अपन देखेंगे तो आज़ादी के तुरंत बाद हिंदी की पत्रकारिता धीमे धीमे कम होती गई, अंग्रेजी की पत्रकारिता बढ़ती गई और उसको एक विश्व स्थान भी दिया गया। तो हर मूल का ह्रास हुआ समाज में, उसमें पत्रकारिता भी थी, और खासकर हिंदी पत्रकारिता। तो धीमे धीमे जैसे आप बता रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनी भी आ गई, पैसे का बहुत समावेशी पत्रकारिता के अंदर होता चला गया और 20-20 पन्ने के और 40-40 पन्ने के अखबार आने लगे। उसके मूल 5 रुपये 6 रुपये ही रह गया। तो निश्चित है कि विज्ञापन के जरिए कमाई करना है, विज्ञापन के जरिए कमाई करना है तो वो विज्ञापन वालों की बात छापना है, ये भी तय हो गया। लेकिन हमको एक बात समझना पड़ेगी कि हमारी अस्मिता क्या है। ऐसे हम बहुत दिन तक कर ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे हम बहुत दिन तक चल नहीं पाएंगे। ये आपको बता रहा हूं मैं, साल 2 साल 100 साल 50 साल, लेकिन कभी ना कभी आपको ये महसूस हो जाएगा कि आप अपनी अस्मिता के बिना चल नहीं सकते। आपको अपने गौरव ढूंढना पड़ेंगे, आपको अपनी भाषा ढूंढना पड़ेगी, तभी आप आगे कैरी कर सकते हो। आज के बच्चे देखिए आप, वो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हिंदी साहित्य के बारे में। आपके ईस्ट जो लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो मैं एक सिर्फ ये निवेदन करता हूं, आप देखिए अभी जैसे इतिहास में कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है वर्तमान सरकार ने। लोचित फुराकान जो के बारे में शायद मेरे ख्याल में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो तो भी सरकार ने वहां पर एक छुट्टी घोषित की और जयंती मनाई उनकी, जिन्होंने 17 बार मुगलों को हराया। कहीं नहीं पढ़ा, मैं इतिहास बहुत पढ़ता रहता हूं, लेकिन मैंने भी नहीं पढ़ा था। ललितादित्य कश्मीर के राजा हुए, जिनको इंग्लैंड के अंदर हिस्ट्री की किताबों में अलेक्जेंडर ऑफ एशिया कहा गया, अपना कहीं नहीं। बप्पा रावल ने मार मार के अरबियंस को टर्की तक फेंका, उनका नाम कहीं नहीं। ऐसे अनेकों कहते हैं कि, अब क्योंकि कहना मुझे इसलिए पड़ रहा है, कहते हैं कि अभी आप कहोगे ऐतिहासिक प्रमाण और सब चीजें मांगने लग जाओगे आप। विक्रमादित्य का राज, उसमें आपके मिस्र, अरब, टर्की सब था। आप ज्यादा मत पढ़िए, आप देखिए एक नाम बताता हूं आपको मैं, आचार्य चतुर्सेन का। वो हालांकि नॉवल लिखते हैं, लेकिन वो एक इतिहास के रूप में लिखते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को इतिहासकार क्लेम इसलिए नहीं किया कि इतिहासकार का क्लेम करते ही उनके ऊपर तमाम सारी बातें लागू हो जाती हैं कि आप इसके प्रमाण लाइए और ये लाइए, इस तरीके से प्रूफ करिए, आप जो बोल रहे हैं। तो उन्होंने से बचने के लिए लिखा इतिहास ही है। उनकी एक वॉल्यूम है सोना और खून, 5 वॉल्यूम में आती है। उसको पढ़ेंगे आप 5 वॉल्यूम, तो वो समझ में आएगा कि कैसे जो आज के शायद कहना चाहिए
जिनको मैं उनको अनपढ़ कहूँगा, जिन्होंने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा और उसके बारे में टिप्पणी करते हैं, बोलेंगे कि साहब कि वो नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन अगर पुराने अपन इतिहास में जाते हैं तो इंद्र कहाँ के थे और भगवान कहाँ कौन कहाँ का था, कौन सा कहाँ का एरिया था, ये आपको दिखाई देगा। तो वो लंका से लेकर और आप ज्यादा मत जाइए, आपके यहाँ पर चोल राजवंश हुआ, जिन्होंने 500 या 600 साल राज किया दक्षिण में। राजन चोल जो राजा थे, उनका राज तो सुमात्रा, जावा, मलाया, इंडोनेशिया, क्योंकि आप अब जाते इंडोनेशिया के गए होंगे, आपको देखा होगा आपने शायद कि इंडोनेशिया में एयरपोर्ट के ऊपर ही आपको बहुत बड़ी समुद्र मंथन की मूर्ति में वो स्टैचू मिल जाती है। और तमाम वहाँ पर तो जगह जगह पर शंकर जी की मूर्ति लगी हुई हैं और जाने क्या क्या बना हुआ है। पूरे आपको आपके जो ईस्ट पुरुष हैं वह सब आपको मूर्ति के रूप में मिल जाते हैं। तो वहाँ इसलिए है वो, उन्होंने मुस्लिम धर्म बाद में अपनाया, लेकिन वहाँ नाम आज भी लोगों के हिंदू हैं, पहला नाम हिंदू आता है, वह सरनेम मुस्लिम आता है। तो लेकिन वहाँ अपना ये जो सब बता रहा हूँ आपको, अर्जुन खड़े हुए हैं और कृष्ण धनुष रथ चला रहे हैं, इसलिए मिलता है कि वहाँ राज रहा है, चोल वर्षों को वहाँ राज रहा। तो ये सब विषय मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सारी हिस्ट्री आपको पढ़ाई नहीं गई, जो इसलिए कि आपको कहीं गर्व ना हो जाए कि आप हिंदू हैं या आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, या आपकी जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है। जैसा अभी भैया ने बताया कि धर्म तो एक ही है, बाकी सारे पंथ हैं, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। तो ये आपको कहीं मालूम ना पड़ जाए और आप इसके ऊपर कहीं ज़्यादा ध्यान ना देने लग जाएं, इसलिए आपको यह पढ़ाया नहीं गया। तो ये मेरा, आप जैसे अपनी सबकी आंखें खुलती जा रही हैं, तो मैं अपने को ये बात थोड़ी आगे लेके जाना चाहिए। मैं आप लोग पत्रकार हैं, इसलिए आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अपनी अस्मिता का बोध करिए, और कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दिन आप जरूर एक ऐसा लेख लिखें, खोज करके, कि एक कोई महापुरुष जो प्रचलित नहीं है उसके ऊपर एक लेख लिखा जाए। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी लिखेंगे, बाकी दिन आप अपने समाचार लिखिए जैसे लिखते हैं, हफ्ते में एक दिन भी आपने अगर उन महापुरुषों का नाम लिखा, उनके बारे में लिखा, तो हमारी जनरेशन जो है वो जानेंगी कि हम कौन थे और हमें किन पर गर्व करना चाहिए। आज भी पढ़े लिखे लोग कीट्स का एग्जाम्पल देते हैं, शेक्सपियर का एग्जाम्पल देते हैं, तुलसीदास जी का नहीं देते। ये तो बहुत साधारण सी बात है, इसलिए कि ना पढ़ाई हुई है, गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की भी है। और खासकर जैसे आप लोग जो एक चौथा स्तंभ है, आप पर दायित्व ज़्यादा बनता है कि आप लोग इस बात को आगे लेके जाएं और अच्छे से शोध करके इसके ऊपर एक अच्छे निबंध लिखें, बताएं। जो काम रामानंद सागर ने किया उसको आप आगे कैरी करें। साहित्य कैसे तो आगे बढ़े, लोगों को मालूम तो पड़े कि एक्चुअली में अपने यहाँ कौन कौन महापुरुष पैदा हुए और कितने कितने बड़े बड़े कार्य उन लोगों ने किए। तो ये हिंदी के साथ में इनका जब ये विलोप हुए, तो ये अब हमारा फर्ज बनता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शायद मेरी बात पर ध्यान दें और कभी न कभी कहीं ना कहीं ये कार्य शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दीपक जी। अधीरता समाप्त होने वाली है, जिन पत्रकार बंधुओं का सम्मान होने वाला है वो पल बस आ ही चुका है। लेकिन सम्मान से पूर्व सम्मान के लिए जिन पर एक प्रत्यक्ष दायित्व था, सम्मानित होने वाले पत्रकारों का चयन करना, उस चयन समिति का परिचय भी आवश्यक है। मैं बहन सरिता से आग्रह करता हूं, आए और चयन समिति का परिचय प्रस्तुत करें। यहाँ पर सभी लोग उपस्थित, उनको मेरा नमस्कार। चयन समिति के जो सदस्य हैं वो इस प्रकार हैं: श्री दिनेश चाकणकर जी चयन समिति के अध्यक्ष और शिक्षाविधि व वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्री प्रवीण दुबे जी
सदस्य, स्वदेश के पूर्व कार्यकारी संपादक, कई समाचार पत्रों में लेखन का कार्य किया। वर्तमान में न्यूज पोर्टल शब्द शक्ति न्यूज के संपादक भी हैं। श्री विनय अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार, अमर उजाला एवं सांध्य देश के प्रभारी। और आगे हैं श्री बलराम सोनी जी, नई दुनिया के समाचार संपादक। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता बहन। चयन समिति के निर्णय के मापदंड क्या रहे, किस आधार पर चयन हुआ, इस हेतु मैं समिति अध्यक्ष दिनेश जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं और इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय शुक्ला जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई श्री हरिमोहन जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री दीपक सचेती जी, कार्यक्रम संयोजक श्री राजीव जी, सह संयोजक श्री रवि उपाध्याय जी, और यहाँ उपस्थित समस्त श्रोतागण। कांटों का ताज है, घोषणा तो खैर करेंगे जब चयन कैसे हुआ। ये 2006 से शुरुआत हुई इस नारद जयंती सम्मान की, और मैं और प्रवीण दुबे तो शुरू से पहले ही शुरुआत से ही जुड़े हैं इससे। शुरू से ही पैमाना ये रहा कि जो शहर में काम कर रहे हैं, जो भी पत्रकार काम कर रहे हैं, उन लोगों के काम को देखकर उनके नाम जो भी सामने आ रहे हैं उनके विचार करके चयन समिति और उसका निर्णय ले। शहर में अब 300 पत्रकार हैं, 9 श्रेणियां थी, बहुत संकट वाला काम था। वरिष्ठ पत्रकार में अगर अपन किसी को ले लेते तो कुछ अखबार ऐसे हैं जैसे सांध भी चल रहे हैं अपने यहाँ, कुछ अन्य अखबार भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं रह जाते थे। उनको लेते तो वरिष्ठ पत्रकार वंचित रह जाते थे। इस कारण 5 श्रेणियां बढ़ाई गई। पहले जो 9 श्रेणियां थी, 9 श्रेणियां से विचार करके 5 श्रेणियां बढ़ाई गई, जिन 5 श्रेणियों में एक तो श्रेणी जो बढ़ाई गई प्रवासी पत्रकार की, जो पत्रकार ग्वालियर में रहे, ग्वालियर से बाहर जो भी काम कर रहे हैं, उसमें ऐसे पत्रकार को लिया गया है, जो भी थोड़ी देर में घोषणा होने वाली है। दूसरा, एक बड़ा वर्ग सांध से और छोटे समाचार पत्रों से भी जुड़ा हुआ है। एक बड़ी संख्या में पत्रकार हैं उसके, तो सांध को अलग करके सांध का भी इसमें शामिल किया गया। सांध समाचार को भी अलग से एक पत्रकार को दिया जा रहा है। एक लघु समाचार पत्र भी जो है अलग से दिया जा रहा है। एक वेब पोर्टल, क्योंकि आजकल बड़ी संख्या में वेब पोर्टल भी हो गए हैं, एक बड़ी संख्या है उनकी, तो वेब पोर्टल को भी एक उसमें दिया जा रहा है। और एक जो बड़ा वर्ग है, जो आपने देखा अपन गाड़ी भी चलाते रहे, एफएम चलता है, तो एफएम को भी सुनने वाले और उसमें कार्य करने वाले काफी लोग हैं, तो एक एफएम को भी दिया गया है। चयन समिति में जो नाम उनके सामने आए थे, जितने भी नाम आए थे, उस पर सभी ने विचार किया। और चूंकि अपने यहाँ जो नारद जयंती में ग्वालियर में जितना भी होता है उसमें प्रस्ताव नहीं मंगाए जाते, क्योंकि बहुत से जो बड़े लोग होते हैं वो भेजते नहीं है, अपना प्रपोजल भेजते नहीं है। इसलिए शुरू से परंपरा रही, प्रपोजल मंगाए नहीं जाते और जो नाम आते हैं उन पर विचार किया जाता है। हालांकि बड़ा कठिन काम था, 300 नामों में से 300 पत्रकार तो शहर में हैं और उसमें से 15 नाम निकालना, फिर भी प्रयास किया गया। बड़े अच्छे नाम हैं और जो रह गए निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अगली बार जो भी चयन समिति होगी वो उनको लेने का प्रयास किया। आपने देखा होगा मैंने 2 बार पानी पिया और बिल्कुल जैसे जहर की बात बोल रहे थे ना, अमृत को भी मैंने जहर समझ के पिया। एक तो इनको बुलाया है, तो इन्होंने जो कुछ किया है, आपको मौका मिलेगा उनसे आप प्रश्न कर सकेंगे हमारे अतिथि महोदय से, तो वो तो मेरी पूर्ति हो जाएगी। बाकी इस घोषणा के बाद जो भी रह जाएगा उसके लिए मैं पहले ही पी चुका हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश चाकणकर जी। सम्मान की घड़ी आ चुकी है और बिना किसी देरी के मैं सीधे आरंभ करता हूं। जो 14 श्रेणियां हैं, इनमें सबसे पहले श्रेष्ठ नवोदित पत्रकार सम्मान। इस श्रेणी में 2 पत्रकारों को सम्मानित किया जा रहा है, जिनमें पहले हैं भाई शुभम चौधरी।
आप कृषि विज्ञान में स्नातक हैं। शराबबंदी आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए युवाओं को निरंतर इस ओर जागरूक करना आपने अपना लक्ष्य बना लिया है। ग्रामीण कृषि कार्य, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित तथा ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में आपने इंटर्नशिप की है। समाज सेवा में आपकी रुचि है और जनवरी 2022 में आपने दैनिक स्वदेश के माध्यम से पत्रकारिता का आरंभ किया। आपको सम्मानित करते हुए न्यास गौरव का अनुभव करता है। सम्मान के साथ करतल ध्वनि न होना, ऐसा लगता है कुछ फीका फीका है। और इसी श्रेणी में दूसरा सम्मान भाई राजेंद्र ठाकुर, लेकिन वे स्वयं उपस्थित नहीं हैं। मैं उनके भाई सुरेंद्र ठाकुर से आग्रह करता हूं वे आए और अपने भ्राता राजेंद्र ठाकुर का सम्मान स्वीकार करें। विनयनगर निवासी भाई राजेंद्र ठाकुर ने 2005 से पत्रिका समाचार पत्र से पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण किया और आज तक आप इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। भाई सुरेंद्र जी से आग्रह है कि आए और राजेंद्र ठाकुर जी का श्रेष्ठ नवोदित पत्रकार सम्मान स्वीकार करें। आप सभी की करतल ध्वनि का साथ अपेक्षित है। ये उनका गर्दन मान लेना। अगली श्रेणी है श्रेष्ठ महिला पत्रकार सम्मान। इस श्रेणी में सम्मानित होने वाली बहन का नाम है रूपाली ठाकुर। 2007 से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। दैनिक आचरण, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और नई दुनिया के बाद वर्तमान में आप दैनिक भास्कर में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं। आप मध्य प्रदेश की पहली महिला पत्रकार हैं जिन्होंने विकास संवाद और मध्य प्रदेश की पहली यूनिसेफ की बेड़ियां समाज में कुपोषण पर फेलोशिप की है। 2023 में सहरिया आदिवासियों के कुपोषण पर आपका शोध पत्र भी प्रस्तुत हो चुका है। विभिन्न मंचों पर आपको सम्मानित भी किया जा चुका है। अगली श्रेणी श्रेष्ठ वेब पोर्टल डिजिटल मीडिया सम्मान। इस श्रेणी में जो नाम है वे हैं श्री अजय मिश्रा। सांध्यदेश.com के आप संपादक हैं। 1992 से आपने पत्रकारिता की शुरुआत की। कुछ दिन लोक गाथा में काम किया। इसके उपरांत अमर उजाला और फिर आचरण में संभाग डेस्क पर आपने काम किया। इसके बाद यूएनआई से जुड़े जो आज तक जारी है। इसी के साथ कई अन्य समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिकाओं में भी आपका लेखन जारी है। वर्ष 2012 से आप सांध्यदेश.com में संपादक के रूप में कार्यरत हैं। विभिन्न पत्रकार संगठनों में भी आप पदाधिकारी रहे हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अगली श्रेणी श्रेष्ठ पत्रकारिता शिक्षक सम्मान। जिन्हें मैं पुकार रहा हूं उनके बारे में जानकारी दे दूं। आप श्री श्याम पाठक, वर्ष 1999 में दैनिक नव भारत में प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में आपने पत्रकार जीवन का आरंभ किया। सांध्य समाचार पत्र सुदर्शन एक्सप्रेस तथा हिंदुस्तान एक्सप्रेस में भी आपने अपनी सेवाएं दी। वर्तमान में आप दैनिक जागरण में संपादक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए वर्ष 2010 से जीवाजी विश्वविद्यालय में पत्रकार शिक्षक के रूप में भी कार्यरत हैं। आपने सहरिया जनजाति की समस्याओं का अध्ययन किया है और इस विषय पर आपके शोध पत्र का प्रकाशन भी हुआ है। श्रेष्ठ छायाकार सम्मान।
जाने माने गीतकार डॉक्टर कैलाश कमल जैन के सुपुत्र श्री केदार जैन को यह सम्मान जाता है। वर्ष 1988 में प्रेस फोटोग्राफी की दुनिया में आपने कदम रखा। स्वदेश, नव भारत, नई दुनिया और पत्रिका सहित देश विदेश के अनेकों समाचार पत्र पत्रिकाओं में सतत आपके छायाचित्र प्रकाशित होते रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत एवं लोक तथा जनजातीय नृत्यों पर कई प्रदेशों में राजकीय सम्मान के साथ आपके छायाचित्रों की प्रदर्शनियां भी आयोजित हुई हैं। अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों के लिए भी आपने छायांकन किया है। अगली श्रेणी है श्रेष्ठ नागरिक पत्रकारिता सम्मान। और नाम पुकारने से पूर्व मुझे लगता है सभी को आभास होगा इस सभागार में इस श्रेणी के लिए जो व्यक्ति हैं, श्री नितिन शुक्ला जी। वर्ष 2015 में फेसबुक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा आम जनता को दी, लेकिन इसके पहले यह सुविधा सिर्फ अरबों खरबों के न्यूज चैनल्स के पास होती थी। उस समय लोग अपनी कार के डैशबोर्ड पर मोबाइल लगाकर गाने चलाते थे और हाईवे के दृश्य दिखाते थे। नितिन जी ने अपना पहला लाइव दर्शकों के साथ बातचीत का रखा। लाइव सफल रहा, करीब 1800 लोगों ने देखा और सुना, प्रशंसा हुई। और इसके बाद दूसरा लाइव कर्नल पुरोहित को लेकर किया, जो लाइव के दौरान अत्यंत वायरल हुआ और लाखों में व्यूज आए। इसके बाद एक अंतराल आया और इसके बाद किसी की प्रेरणा से फेसबुक के बाद यूट्यूब पर चैनल बनाया। आज आपके स्वयं के 5 चैनल हैं, कुल मिलाकर 10 लाख के करीब फॉलोवर हैं। यूट्यूब पर 5.7 करोड़ व्यूज सिर्फ मुख्य चैनल के हैं। 2.3 करोड़ घंटे आपका लाइव देखा गया है। ये भारत में संभवतः सर्वाधिक होगा। शुरुआत में लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन आज आप बिना किसी की सुने आगे बढ़ते रहे और सतत प्रयास से उस पड़ाव पर आ चुके हैं जो किसी के लिए भी छू पाना मुश्किल लगता है। विशेष बात यह रही कि आपके लाइव में एक भी दिन आपने किसी भी कारण से बंद नहीं किया। घर में मृत्यु का भी दुर्योग आया, शादियां भी हुई, लेकिन लाइव निरंतर जारी रहा। श्रेष्ठ लघु समाचार पत्र सम्मान। इस श्रेणी में सम्मान जाता है श्री हरीश उपाध्याय जी को। वर्ष 1986 से 1990 तक दैनिक भास्कर ग्वालियर में सह संपादक के रूप में आपने पत्रकारिता शुरू की। इसके बाद स्वदेश ग्वालियर, सतना तथा नवभारत ग्वालियर एवं नई दुनिया ग्वालियर में उप संपादक और मुख्य उप संपादक के रूप में भी काम किया। राष्ट्रीय हिंदी मेल, हिंदुस्तान एक्सप्रेस तथा सत्ता सुधार में स्थानीय संपादक का दायित्व भी आपने निभाया है। दैनिक सांध्य श्रीराम एक्सप्रेस ग्वालियर में आप 5 वर्षों से स्थानीय संपादक के रूप में कार्यरत हैं। तालियां। इसके बाद श्रेष्ठ आंचलिक पत्रकारिता सम्मान। इस श्रेणी में जिनका सम्मान होना है उनका नाम है श्री अनिमेश शर्मा। मूल रूप से भिंड के निवासी अनिमेश जी ने 2005 से 2006 तक दैनिक जागरण में, 2007 से मई 2008 तक अमर उजाला जम्मू में काम किया। जून 2008 से आपने दैनिक भास्कर में अपनी पारी की शुरुआत की। वर्तमान में आप दैनिक भास्कर ग्वालियर में क्षेत्रीय संपादक के पद पर कार्यरत हैं। 2013 और 18 के विधानसभा चुनाव में आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और लाइव कवरेज किया। लोकसभा चुनाव 2019 में भी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की। 70 साल बाद देश में चीते आए और प्रधानमंत्री ने चीतों को कूनों में छोड़ा, उसका भी लाइव कवरेज आपने किया, जो देश भर में प्रकाशित हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में श्रेष्ठ पत्रकारिता सम्मान। हम सबके मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर सर्वेश पुरोहित। इस पुरस्कार के लिए डॉक्टर सर्वेश पुरोहित को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। हॉर्टिकल्चर में आप पीएचडी की उपाधि प्राप्त हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 17 वर्षों से सक्रिय हैं, जिसमें से 16 वर्ष आज तक चैनल में काम करते हुए आपको हो गए हैं। 2006 में ब्यूरो चीफ नवभारत भिंड से आपने पत्रकारिता की शुरुआत की। समाचार, सर्कुलेशन, विज्ञापन तीनों को एक साथ संभाला। 2007 से नवभारत के साथ आप जुड़े।
2015 से 17 तक ग्वालियर चंबल संभाग के भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया और ग्वालियर को संभाला। सभी जिलों में संवाददाताओं की नियुक्ति के बाद आज तक ग्वालियर ब्यूरो चीफ के पद पर आप 9 वर्षों से कार्यरत हैं। फिलहाल इस वर्ष से प्रमोशन होने के उपरांत आप स्ट्रिंगर से रिटेनर हैं। 2 वर्ष से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ में ग्वालियर चंबल संभाग के संभागीय अध्यक्ष का भी दायित्व संभाल रहे हैं। अगली श्रेणी है श्रेष्ठ सांध्य दैनिक पत्रकारिता सम्मान। नेताजी को आमंत्रित करता हूं। पत्रकार बंधुओं में नेताजी के नाम से ख्याति प्राप्त आदरणीय ब्रजमोहन शर्मा जी, प्रदेश टुडे के संपादक। आपके पत्रकारिता सफर की शुरुआत अप्रैल 1997 में स्वदेश से हुई। सिटी रिपोर्टर के साथ सांध्य वार्ता एवं सेंट्रल डेस्क सह प्रभारी के रूप में आपने उल्लेखनीय कार्य किया। अक्टूबर 2001 से नवभारत समाचार पत्र में सिटी रिपोर्टर के रूप में नई पारी की शुरुआत की। बाद में फीचर डेस्क इंचार्ज के साथ स्पोर्ट्स एवं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के क्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग करते हुए अलग पहचान प्राप्त की। अक्टूबर 2005 में नई दुनिया के साथ सीनियर रिपोर्टर के रूप में जुड़े और 7 वर्षों की लंबी तथा यादगार पारी खेलते हुए कई खोजी खबरों से तहलका मचाया। इसी क्रम में प्रदेश के प्रमुख सांध्य दैनिक प्रदेश टुडे की लॉन्चिंग टीम में विशेष भूमिका अदा करते हुए 9 वर्षों तक चीफ रिपोर्टर सिटी चीफ के पद पर रहे। वर्तमान में इसी समाचार पत्र में आप संपादक के पद पर कार्यरत हैं। खास बात है कि पत्रकारों को संगठित करने के लिए निरंतर सक्रियता के चलते इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। श्रेष्ठ रेडियो पत्रकार सम्मान। रेडियो पत्रकार सम्मान के लिए जिनका नाम चयनित हुआ है वे हैं श्री सुरेंद्र माथुर। मुझे प्रसन्नता है विद्यार्थी जीवन से मैं आपके साथ जुड़ा रहा। जनवरी 2005 में ग्वालियर में नई दुनिया समाचार पत्र की स्थापना करना, अगस्त 1995 में ग्वालियर में नवभारत समाचार पत्र की स्थापना करना, विगत 30 वर्षों से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय, वर्ष 2008 में दैनिक आदित्याज समाचार पत्र लॉन्च कराना, ये आपकी उपलब्धियां रही हैं। ग्वालियर में आज भी एकमात्र रेडियो पत्रकार हैं। हमारे अखबार के भी यहाँ ब्यूरो चीफ हैं। अरे राष्ट्रबोध, आप राष्ट्रबोध के भी ग्वालियर ब्यूरो चीफ हैं। ग्वालियर से जुड़ी तमाम जन समस्याओं को लेकर ग्वालियर के अधिकारियों और राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों से सीधे संवाद कर जरूरतमंद लोगों की मदद आप रेडियो एफएम के माध्यम से करते हैं। रेडियो चस्का की लॉन्चिंग में भी आपकी भूमिका रही। ग्वालियर में स्वस्थ मनोरंजन के साथ रेडियो पत्रकारिता का आरंभ, यह भी आपको श्रेय जाता है। श्रेष्ठ संवाददाता सम्मान। श्री जोगेंद्र सेन, आपकी पत्रकारिता आयु 25 वर्ष है। दैनिक निरंजन से शुरुआत कर अपने पत्रकार जीवन का सफर आगे बढ़ाते हुए झांसी से प्रकाशित होने वाले आज, सिटी केबल, नवप्रभात, हिंदू समृद्धि, सांध्य समाचार पत्र, दैनिक जागरण झांसी तथा बीपीएन टाइम्स में आपने काम किया। बीते 11 वर्षों से आप नई दुनिया में सीनियर रिपोर्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रेस क्लब ग्वालियर, ग्वालियर विकास समिति तथा कई अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान की श्रृंखला बढ़ते हुए कर्तव्य ध्वनि कम होती जा रही है। इसके बाद श्रेष्ठ पत्रकारिता सम्मान। मैं आमंत्रित करता हूं श्री हरीश दुबे जी को। श्रेष्ठ पत्रकारिता सम्मान के लिए हरीश दुबे जी का नाम चयनित हुआ है। जर्नलिज्म सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा कोटा यूनिवर्सिटी से बीजेएमसी की डिग्री प्राप्त हरीश दुबे जी को दैनिक मध्य प्रताप, दैनिक नवप्रभात, दैनिक निरंजन, दैनिक आचरण, दैनिक आज तथा दैनिक नवभारत में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप वर्तमान में दैनिक नवभारत ग्वालियर के स्थानीय संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज की सम्मान की श्रृंखला का अंतिम सम्मान, श्रेष्ठ प्रवासी पत्रकार सम्मान। ग्वालियर से भोपाल में जाकर इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाले श्री हरीश दिवेकर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। फरवरी 2003 से अक्टूबर 2006 तक स्वदेश भोपाल के आप ग्वालियर ब्यूरो चीफ रहे।
नवंबर 2006 से जुलाई 2009 तक सांध्य प्रकाश भोपाल के आप ग्वालियर ब्यूरो चीफ रहे। सांध्य प्रकाश भोपाल के आप विशेष संवाददाता भी रहे। जागरण भोपाल के विशेष संवाददाता, नवदुनिया भोपाल के डिप्टी स्टेट ब्यूरो चीफ तथा डीबी पोस्ट भोपाल दैनिक भास्कर ग्रुप का जो अंग्रेजी संस्करण है, इसके आप स्टेट ब्यूरो चीफ रहे। भोपाल से निकलने वाले पत्रिका समाचार पत्र के आप स्टेट ब्यूरो चीफ रहे। जी न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ के आप एसोसिएट एडिटर रहे और दिसंबर 2021 में स्वयं के मीडिया हाउस द सूत्र की आपने शुरुआत की। 22 महीने पहले 20 साथियों के साथ आपने इसकी शुरुआत की। आज आपके समूह में 80 सहयोगी कार्यरत हैं। द सूत्र मध्य प्रदेश का पहला मीडिया हाउस है जो सरकार से विज्ञापन नहीं लेता है। सम्मानित होने वाले समस्त पत्रकार बंधुओं से और एकमात्र बहन से आग्रह है, समूह छायाचित्र के लिए आ जाएं। मैं चयन समिति के भी आदरणीय बलराम जी, आदरणीय प्रवीण जी, आपसे भी आग्रह करता हूं, आप भी छायाचित्र के लिए मंच पर आ जाएं। विनय अग्रवाल जी उपस्थित चयन समिति को सम्मान देना। हाँ, देना विनय जी को दे देंगे। आपको एक जना उधर आ जाए।